हे एवरीवन, वेलकम बैक टू राधिका क्लासेस। तो भाई आज एक नवी शुरुआत करने जा रहे हैं हम क्लास 11 फिजिक्स के साथ, क्योंकि क्लास 11 फिजिक्स के बच्चे अभी अपना ये ईयर शुरू करने जा रहे होंगे। तो उनके लिए कुछ वीडियोस हम लेके आएंगे अब रिकॉर्डेड फॉर्म में, ताकि उन बच्चों की हेल्प हो पाए और वो अपनी फिजिक्स को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ पाए। और ये पहला वीडियो हमारे पास रहने वाला है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स फॉर क्लास 11 फिजिक्स। अब यार सबसे बड़ा खौफ रहेगा तुम्हारे आने में, मतलब अब जो मेडिकल स्टूडेंट होंगे, जो क्लास 11 में आए होंगे, या इवन नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स भी होंगे, जो मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज होता है उस मैथमेटिक्स से थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को। तो वो मैथमेटिक्स का डर दूर करने के लिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। इसके अंदर जो पोर्शन कवर होगा दैट इज अबाउट बेसिक ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। आपने ये वर्ड्स शायद जब आपने क्लास 11 शुरू की होगी अभी जस्ट थोड़े दिन पहले, तो आपने स्टार्टिंग में ये वर्ड सुने होंगे भी हमें यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का यूज होता है। अब ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का क्या यूज होता है, कहां पे यूज होता है और कैसे किया जाता है, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई एक बार फटाफट से इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ, और भाई सबके साथ शेयर जरूर कर देना। जो जूनियर्स जो 11th वाले इस वीडियो को देख रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, जो सीनियर्स देख रहे हैं वो अपने जूनियर्स को शेयर कर देना, ठीक है। तो अभी बेसिक मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, और इस वीडियो में जो आज बेसिक हमारा डिस्कशन होने वाला है ना, दैट इज अबाउट डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। मतलब हम डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव और इसका क्या मतलब होता है, एंड इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के बारे में सीखने वाले हैं। भाई इनका काम क्या होते हैं, किस काम आते हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। यार ये एक ऐसी चीज है जो बच्चों को पूरा साल निकल जाता है ना, फिर भी पता नहीं लगता क्यों होना है। तो आज हम आपको ये सिखाने वाले हैं भी हम डेरिवेटिव करते क्यों हैं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का बेसिक क्या होता है, कैसे किया जाता है डेरिवेटिव, कहां पे यूज होगा डेरिवेटिव, हर चैप्टर में फिजिक्स के यूज होने वाले डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट, ठीक है। तो भाई पहले बात करेंगे डेरिवेटिव की। अब ये डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, क्यों करते हैं, आज वो डिस्कस करते हैं। देखो फिजिक्स में हम दो सिंबल यूज करेंगे, एक यूज करेंगे डेल्टा और एक यूज करेंगे डी। ये डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइनाइट चेंज को। फाइनाइट चेंज समझ तो एक अगर चेंजेस बहुत बड़े हैं विच कैन बी कैलकुलेटेड इजिली, एक बहुत बड़ा चेंज है तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, डेल्टा से। लेकिन ये जो डी है ना, डी इसको तब यूज करेंगे अगर आपका स्मॉल चेंज होगा। इसको कब यूज करेंगे, जब चेंजेस क्या होंगे, स्मॉल चेंजेस होंगे, छोटे छोटे चेंजेस होंगे। अगर छोटे छोटे चेंजेस होंगे तो क्या यूज करेंगे, डी। अगर मान लो मैं ये लिख रहा हूं डेल्टा एक्स, इस डेल्टा एक्स का मतलब क्या, फाइनाइट चेंज ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या, फाइनाइट चेंज ऑफ एक्स, एक्स का बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, एक्स की क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। लेकिन अगर मैं ये लिखता डी एक्स तो ये क्या होता, स्मॉल चेंज ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है, एक्स का छोटा चेंज हुआ है, एक्स बहुत कम चेंज हुआ है, दैट्स व्हाई आई विल राइट दिस एज डी एक्स। तो भाई डेल्टा और डी में फर्क पता होना चाहिए। डेल्टा क्या होता है, फाइनाइट चेंज को रिप्रेजेंट करता है, डी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल चेंज को। इफ आई राइट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, अगर मैं इसको डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को लिखूं ना, ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या चीज है, तो भाई सीधी सी बात देखते ही पता चलेगा, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइनाइट चेंज को। ये किसका चेंज है, फाइनाइट चेंज ऑफ एक्स। फाइनाइट चेंज ऑफ एक्स, एक्स का फाइनाइट चेंज है विद द फाइनाइट चेंज ऑफ टी। टाइम के फाइनाइट चेंज होने से, फाइनाइट मतलब एक बड़े चेंज होने से एक्स का बहुत बड़ा चेंज हुआ, दैट्स व्हाई आई विल राइट दिस एज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं इसको dx by dt लिखता तो dx by dt किसके बराबर होता, स्मॉल चेंज। दिस इज स्मॉल चेंज ऑफ एक्स। भाई देखो डी आते क्या बन जाएगा, स्मॉल चेंज बन जाएगा। ये किसका स्मॉल चेंज है, एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, विद द स्मॉल चेंज ऑफ टी, विद द स्मॉल चेंज ऑफ टी। स्मॉल चेंज ऑफ टी के छोटा सा चेंज होने की वजह से एक्स का छोटा सा चेंज हुआ है। तो भाई डेल्टा और डी का फर्क पता होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं इस स्मॉल चेंज को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। जब भी चेंजेस बहुत छोटे होंगे ना, जब भी चेंजेस बहुत छोटे होंगे हम उसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव। अगर मैं आपको आने वाली फिजिक्स में कभी भी ये बोल दूं मेरी जो क्वांटिटी है वो बहुत छोटी है, तो आपने बिना सोचे समझे ही बोल देना है, सर क्वांटिटी बहुत छोटी है, डिफरेंशिएट कर दो। क्वांटिटी का जो चेंज है वो बहुत छोटा है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, और स्मॉल चेंज का रिप्रेजेंटेशन मतलब डी से, और डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन मतलब डी से। अगर मैं क्या लिख रहा हूं, अगर मैं dx by dt लिख रहा हूं, देखो सिंपल सी बात करता हूं, dx by dt को मैंने क्या लिखा, स्मॉल चेंज ऑफ एक्स विद द स्मॉल चेंज ऑफ टी। इस स्मॉल चेंज को क्या नाम दिया जाएगा, डेरिवेटिव। इस स्मॉल चेंज का क्या नाम रखा जाएगा, डेरिवेटिव। सो दिस इज द डेरिवेटिव, दिस इज द डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव है, एक्स का डेरिवेटिव है, किसके रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में। ये एक्स का डेरिवेटिव है टी के रिस्पेक्ट में, एक्स का छोटा चेंज है टी के रिस्पेक्ट में। छोटे चेंज को हम डेरिवेटिव बोलते हैं।
छोटे चेंज को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। मान लो dy बाई dt आ जाता, अगर dy बाई dt आता सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y। अब किसका डेरिवेटिव हो रहा है? y का डेरिवेटिव हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर मान लो ये आता dy बाई dx, इसका मतलब क्या होता? क्योंकि d किसको रिप्रेजेंट करता है? छोटे चेंज को, और छोटे चेंज को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं। सो दिस इज द डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? y का। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। भाई डेरिवेटिव किस काम आता है सबसे पहले, और डेल्टा और डी में क्या फर्क होता है? डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? एक बड़े चेंज को। डी किसको रिप्रेजेंट करता है? एक छोटे चेंज को। तो डेल्टा और डी का फर्क पता चला तो आपका जो जो आपका फिजिक्स है वो बहुत अच्छे से सुधरने वाला है। और ये कैसे सुधरेगा? जस्ट देख लो कैसे करना है। dx बाई dt, dy बाई dt, dz बाई dt। अब डेरिवेटिव करते कैसे ये आपको बता दिया जाएगा। देखो डेरिवेटिव क्यों किया जाता है ये पता लग गया। भाई अगर चेंजेस छोटे हैं, छोटे छोटे चेंजेस है, छोटे छोटे चेंजेस को कैलकुलेट करने के लिए डेरिवेटिव किया जाता है। डेल्टा और डी का फर्क पता लग गया। अब आज इस वीडियो में सीखेंगे भाई डेरिवेटिव किया कैसे जाता है। सो लेट्स बिगिन विद दिस। हमने डेरिवेटिव करना कैसे? सपोज डी बाई डी टी, अब दिख तो रहा होगा ना डेरिवेटिव करना है क्योंकि छोटा चेंज है। टी रेस टू पावर एन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। टी रेस टू पावर एन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो भाई बहुत सिंपल सा डेरिवेटिव होता है, जो इसकी पावर है वो आगे आ जाती है और पावर रिड्यूसेस बाय 1। पावर आगे आ जाएगी, पावर रिड्यूसेस बाय 1। मान लो सपोज मुझे डेरिवेटिव करना है टी रेस टू पावर 4 का, तो क्या होगा? 4 आगे आ जाएगा, टी रेस टू पावर 3 बचेगी। मान लो मुझे डेरिवेटिव करना है टी रेस टू पावर 10 का, तो भाई 10 आगे आ जाएगा, टी रेस टू पावर 9 बचेगी। बहुत सिंपल सा तरीका यार। पावर आगे और पावर 1 कम कर देंगे। पावर आगे आ जाएगी, पावर 1 कम कर देंगे। अभी सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं। डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सीख रहे हैं। रूल्स आने वाली क्लासेस में सीख लेंगे। ठीक है, तो भाई अगर मान लो मुझे डेरिवेटिव करना है टी रेस टू पावर 20 का, तो बहुत सिंपल सा तरीका होगा, 20 आगे टी रेस टू पावर 19। क्या ये बात क्लियर है? भाई पावर आगे आ जाएगी, पावर 1 कम हो जाएगी। यही काम हमने हर जगह करना है। मान लो मुझे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करना होता, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता? 2 आगे टी रेस टू पावर 1। मान लो मुझे टी रेस टू पावर 3 का डेरिवेटिव करना होता, तो टी रेस टू पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता? 3 आगे टी रेस टू पावर 2। बहुत सिंपल सा तरीका है डिफरेंशिएट करने का। पावर आगे आ जाती है, पावर 1 कम हो जाती है। इतना बेसिक मैथमेटिक्स सीख के आप अपनी फिजिक्स को बहुत अच्छा बना सकते हो। चलिए आइए, अब क्या होता है, एक रूल होता है यार। मान लो हमें डिफरेंशिएट करना है टी को। पहले तो यार सिंपल सिंपल सा सीखते हैं, टी को डिफरेंशिएट करना है। सर यहां तो पावर ही नहीं है। अब जब पावर ही नहीं है तो क्या करेंगे? जब पावर नहीं होती है ना, टी पढ़ाओ, इसका मतलब पावर 1 है। यहां पे पावर कितनी है? 1। अगर 1 पावर है तो पावर आगे पावर 1 कम हो जाती है। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो आंसर विल बी 1। तो मतलब डेरिवेटिव ऑफ टी, टी का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। टी का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। बहुत सिंपल सा तरीका, टी का डेरिवेटिव 1। लेकिन सपोज मान लो मुझे डेरिवेटिव करना होता कांस्टेंट इनटू टी रेज टू पावर एन। मतलब सुनो, मतलब मुझे डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है? 5 इंटू टी रेज टू पावर 5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल्स का करते हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता। कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता कहने का मतलब, ये जो कांस्टेंट नंबर है, इस कांस्टेंट नंबर को एज इट इज रखा जाएगा, और इसके बाद टी रेस टू पावर 5 का डेरिवेटिव होगा। और टी रेस टू पावर 5 का डेरिवेटिव कैसे होगा? 5 आगे आ जाएगा, टी रेस टू पावर 4। तो क्या बनेगा? 25 टी रेस टू पावर 4। क्या ये बात क्लियर है? द कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज। आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं करते, उसको एज इट इज रखना पड़ेगा। जो डेरिवेटिव होगा वो किसका होगा? वेरिएबल का। मान लो मुझे डिफरेंशिएट करना है किसको? 2 टी रेस टू पावर 3 को। बहुत आसान सा डेरिवेटिव है। 2 को एज इट इज रखेंगे, टी रेस टू पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 आगे टी रेस टू पावर 2। द आंसर विल बी 6 टी स्क्वायर। ये आपका आंसर बनेगा डेरिवेटिव का। ये आपका आंसर बनेगा डेरिवेटिव का, 6 टी स्क्वायर आ जाएगा। मान लो मुझे डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी टी ऑफ 3 टी रेस टू पावर 4 को, तो 3 एज इट इज रहेगा और 4 आगे टी रेस टू पावर 3 हो जाएगा। आंसर विल बी 12 टी रेस टू पावर 3। द आंसर विल बी 12 टी रेस टू पावर 3। क्या ये बात क्लियर है? बहुत बेसिक से सिखाया जा रहा है। पावर आगे आ जाएगी, पावर कम हो जाएगी। अगर कांस्टेंट पड़ा हुआ है, कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल का करेंगे। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। अब आगे कुछ और एग्जांपल्स उठाते हैं। फॉर एग्जांपल वी नीड टू डिफरेंशिएट 1 अपॉन टी स्क्वायर। वी नीड टू डिफरेंशिएट 1 अपॉन टी स्क्वायर। सर अब कैसे करें? नीचे ही करते हैं क्या? पावर आगे पावर 1 कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, कभी भी डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में नहीं होगा।
आपको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले इसको न्यूमरेटर में लेके जाना है। यहां पे पावर कितनी है 2, तो भाई ऊपर ले जाओ ना, मतलब आपने डिफरेंशिएट किसको करना है, टी रेज़ टू पावर -2 को, टी रेज़ टू पावर -2 को डिफरेंशिएट करना है। अब उसके बाद डिफरेंशिएशन उसी प्रोसेस से कर सकते हो। कैसे होगा, -2 आगे टी रेज़ टू पावर -2 -1, ध्यान रखना -1 मत लिखना, आपने -2 में से एक कम करना है। अब -2 -1 किसके बराबर होता है, -3, -2 -1 किसके बराबर होता है, -3, और आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा इसको और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, मान लो टी रेज़ टू पावर -3 है, इसको नीचे ले आऊंगा तो टी रेज़ टू पावर +3 हो जाएगी। अब इसका आंसर ये भी लिखा जा सकता है -2 अपॉन टी रेज़ टू पावर 3, -2 अपॉन टी रेज़ टू पावर 3। मान लो मुझे डिफरेंशिएट करना है 1 अपॉन टी रेज़ टू पावर 4, तो डायरेक्टली तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि डिनोमिनेटर में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता, यू नीड टू मूव दिस टर्म इन द न्यूमरेटर। आप पहले इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, और जब न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो क्या बनेगा, डी बाई डी टी ऑफ टी रेज़ टू पावर -4, डी बाई डी टी ऑफ टी रेज़ टू पावर -4। नाउ -4 विल कम इन फॉरवर्ड, टी रेज़ टू पावर -4 -1 होगा, -4 टी रेज़ टू पावर -5 होगा, और ये पावर नीचे आके क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, -4 अपॉन टी रेज़ टू पावर 5 विल बी द आंसर ऑफ दिस डेरिवेटिव। तो भाई डेरिवेटिव कहां होगा, न्यूमरेटर के अंदर। क्यों होगा, स्मॉल चेंजेस को कैलकुलेट करने के लिए। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइनाइट चेंज को, डी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल चेंज को। डेरिवेटिव किया कैसे जाता है, पावर आगे पावर एक कम, लेकिन ये काम सिर्फ न्यूमरेटर में होगा और सिर्फ वेरिएबल्स का होगा, कांस्टेंट को एज इट इज रखा जाएगा, कांस्टेंट को एज इट इज रखा जाएगा। लेट अस टेक फ्यू अदर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स यहां से उठाते हैं। बहुत इजी, कहां डिफिकल्ट है यार, कहां दिक्कत आ रही है, बहुत आसान से डेरिवेटिव है। ठीक है, सो लेट अस टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, है ना, कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे इसका। सो लेट्स गो फॉरवर्ड विद अदर थिंग्स। मान लो हमें डेरिवेटिव करने 3 टी रेज़ टू पावर 4 का, तो पता है कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और टी रेज़ टू पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 आगे टी रेज़ टू पावर 3 बचेगी, मतलब जो भी पावर हो, पावर आगे आ जाती है, पावर एक कम हो जाती है, तो आंसर क्या बचेगा, 12 टी रेज़ टू पावर 3, 12 टी रेज़ टू पावर 3। मान लो मुझे डिफरेंशिएट करना है, अब डिफरेंशिएट करना है ओनली 3 को, सर समस्या होगी ये तो। आप किसको डेरिवेटिव करें, यहां तो वेरिएबल है ही नहीं, यहां तो अकेला 3 पड़ा है, अकेला कांस्टेंट है। अगर अकेला कांस्टेंट है तो क्या करें, अगर सिर्फ टी पड़ा हुआ था तो आपने क्या करा था, टी की पावर को 1 एज्यूम कर लिया था। यहां तो टी है ही नहीं, यहां तो टी है ही नहीं, और अगर टी है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका मतलब टी की पावर को 0 एज्यूम किया जाएगा। अगर 0 एज्यूम किया जाएगा मतलब 0, अगर कोई पावर होती ही नहीं है मतलब टी होता ही नहीं है, तो पावर 0 होगी। तो अब वो 0 आगे आएगा, पावर -1, और जब 0 आगे आएगा भाई साहब पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो कांस्टेंट अगर अकेला पड़ा है तो उसका डेरिवेटिव 0। इसका मतलब अगर मान लो मुझे डेरिवेटिव करना है 100 का, तो 100 का डेरिवेटिव 0। अगर मान लो मुझे 100 का डेरिवेटिव करना है तो 0, 200 का डेरिवेटिव करना है तो 0, 300 का डेरिवेटिव करना है तो 0, मतलब लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, सबका डेरिवेटिव 0 है। मतलब डेरिवेटिव के आगे किसी की कोई कीमत नहीं है, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे 2 करोड़ हो, सबका डेरिवेटिव 0 होगा। कांस्टेंट नंबर अकेला पड़ा है तो उसका डेरिवेटिव 0, किसी के साथ पड़ा है, किसी वेरिएबल के साथ पड़ा है, यू हैव टू टेक दैट कांस्टेंट नंबर एज इट इज। उसी तरीके से बिल्कुल ऐसे ही रख दोगे। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन की तरफ आता हूं, वी नीड टू डिफरेंशिएट, मुझे डिफरेंशिएट करना है 4 टी रेज़ टू पावर 3 प्लस 5 टी स्क्वायर प्लस 7 टी प्लस 10, ये सारे एडिशन में पड़े हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हर किसी को अलग अलग डेरिवेटिव करना है, आपको हर चीज को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, और अलग अलग डिफरेंशिएट करके क्या करोगे, उसके बाद सबको ऐड कर दोगे। तो कहना बहुत आसान, एक बार करके दिखा देते हैं कैसे करना है। क्या करना है, 4 को एज इट इज रखना है, दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, टी रेज़ टू पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 आगे टी रेज़ टू पावर 2 हो जाएगी। फिर 5 इज अ कांस्टेंट नंबर, दिस विल रिमेन एज इट इज, फिर 2 आगे आ जाएगा, टी रेज़ टू पावर 1 हो जाएगी। मतलब जो भी पावर हो, पावर आगे पावर एक कम, पावर आगे पावर एक कम, पावर आगे पावर एक कम। ठीक है, फिर 7 एज इट इज, और 1 आगे टी रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, और जब कांस्टेंट अकेला पड़ा है, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। क्या ये बात क्लियर है? बहुत सिंपल से तरीके से ये क्या हो जाएगा, 12 टी स्क्वायर प्लस 10 टी प्लस 7, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, द आंसर विल बी 12 टी स्क्वायर प्लस 10 टी प्लस 7। तो भाई इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, अभी फिलहाल हम इसको डिफरेंशिएट करके छोड़ रहे हैं। डेरिवेटिव का यूज कहां पे आएगा, जब चेंजेस छोटे होंगे। मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा भी ये चेंज छोटा है, तो सोचते ही बता दोगे सर ये तो छोटा चेंज है,
आपने बताया था डिफरेंशिएट करना है और तुम लोग डिफरेंशिएट कर दोगे और तुम लोग डिफरेंशिएट कर दोगे। चलो आ जाओ फटाफट से एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो वी नीड टू डिफरेंशिएट 2t⁻³ प्लस 7t⁻² प्लस 5t+20। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। बहुत आसान, बहुत इजी। ठीक है, कुछ लोग तो अपने मन में करके बैठ गए होंगे अभी तक डेरिवेटिव। जब वो वीडियो देख रहे होंगे ना, ये रिकॉर्डेड सेशन देख रहे होंगे, तो इस रिकॉर्डेड सेशन में उसका आंसर निकाल के बैठ गए होंगे, सर ये आंसर आएगा। तो बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हो भाई। डेरिवेटिव छोटी क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने के काम आते हैं। उसका सिंबल क्या रहेगा, dx/dt। किसी भी चीज का डेरिवेटिव होगा तो आगे लगेगा d। और आपको बता दूं, जब डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी। और अगर कांस्टेंट नंबर अकेला पड़े तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, किसी के साथ रखा जाता है तो उसको एज इट इज रखेंगे। डेरिवेटिव किसका होगा, वेरिएबल का। और ये काम सिर्फ न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में नहीं कर सकते। यू नीड टू मूव द टर्म इन द न्यूमरेटर। ठीक है, तो बहुत आसान सा तरीका। आ जाइए फटाफट से। 2t⁻³ तो 2 विल रिमेन एज इट इज। t⁻³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3t⁻² हो जाएगा। फिर 7 को एज इट इज रखेंगे, 2 आगे t⁻1 हो जाएगी। फिर 5 एज इट इज, 1 आगे t⁻0 हो जाएगी। और 20 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। 20 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो भाई आंसर क्या होगा, 6t² प्लस 14t प्लस 5 into 1। द आंसर विल बी 6t² प्लस 14t प्लस 5। बहुत सिंपल सा डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, चलो बढ़िया सी बात होगी। बहुत सिंपल सा तरीका हो गया, आपको ये डिफरेंशिएट करना सिखा दिया। आज इस वीडियो में सिर्फ ये सिखा रहे हैं भी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्यों किया जाता है। इसके बहुत सारे रूल्स हैं। वैसे तो बेसिक फिजिक्स में इतना ही रिक्वायर्ड है। अगर आप फिजिक्स में देखो तो इतना ही रिक्वायर्ड है। बहुत कम जगह इसके प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल लगते हैं। मैं आपको बता देता हूं कितने रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं, देखना जरा। अब ये डेरिवेटिव समझ आ गया ना। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्मॉल क्वांटिटीज। कैसे किया जाता है, पावर आगे पावर एक कम। और कैसे कांस्टेंट नंबर को एज इट इज रखा जाता है, अगर वो अकेला पड़ा होगा तो उसका डेरिवेटिव 0। और कैसे न्यूमरेटर में किया जाता है, डिनोमिनेटर में नहीं करना। ठीक है, अब इसके 3 रूल हैं। वो 3 रूल कौन कौन से, सबसे पहले आएगा चेन रूल। ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे जो मैथ्स वाले हो। ठीक है, और फिर आएगा इसके बाद प्रोडक्ट रूल। फिर इसके अंदर हम प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे, क्या इसका डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल होता है। फिर एक क्वोशिएंट रूल होता है। बीइंग अ मैथ्स टीचर तो मेरे लिए तो ये चीजें आसान है, लेकिन जो बच्चे सिर्फ फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते, इनको एज सच इतनी डिटेल में, इतनी गहराई में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतनी गहराई में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव के सिर्फ 3 रूल हैं। और मैथमेटिक्स का एक बहुत मेजर पोर्शन कवर करता है डेरिवेटिव। तो हम इसको आने वाली क्लासेस में जब भी इसका यूज होगा, इसको डिटेल में बताएंगे भी कैसे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। फिलहाल अभी डेरिवेटिव उतना ही सीखते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। अब सर ये इंटीग्रेशन कैसा होगा, ये इंटीग्रेशन का क्या काम होगा। तो भाई डेरिवेटिव हो गया खत्म। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या आपको डेरिवेटिव के फंडे क्लियर हो गए। स्मॉल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करता है, डी से रिप्रेजेंट होता है क्योंकि छोटा चेंज है। पावर आगे आ जाती है, पावर कम हो जाती है। न्यूमरेटर में ये काम होते हैं, कांस्टेंट को एज इट इज रखा जाता है। अगर अकेला पड़ा होगा तो उसका डेरिवेटिव 0। अगर अकेला पड़ा होगा तो उसका डेरिवेटिव 0। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। यार देखो, इंटीग्रेशन ना एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं। देखो हमने क्या करा, सपोज हमारे पास ये शेप बन रही है, हमने इसका एरिया निकालना है। ये एरिया निकालना है, सब बता देंगे सर ये तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल। और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जनाब इसका एरिया तो बना लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको बेस दे रखा होगा, आपको हाइट दे रखी होगी, देखते ही बता दोगे। मतलब मैं बता रहा हूं, एक एवरेज से एवरेज बच्चा भी बता सकता है सर इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैंने ये शेप बना दी इस तरीके से, इस तरीके से, सर ये भी तो हमारे को पता है, या तो ये स्क्वायर होगा, अगर इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होंगी तो ये स्क्वायर होगा, अगर लेंथ और ब्रेड्थ बराबर नहीं होंगे तो ये रेक्टेंगल होगा। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा और बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से हमारे टीचर्स ने हमारे को समझाया भाई रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर तीसरी शेप लेके आता हूं। अब ये तीसरी शेप कुछ इस तरीके से थी, तीसरी शेप कुछ इस तरीके से थी, इसका एरिया निकालना है। सर ये भी तो हमारे को पता है, ये शेप कौन सी है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताने से अच्छा मैं तुम्हारे को बता दूं यार, तुम लोग कमेंट करके अगली फिगर का एरिया बता देना। ये फिगर मैं आपको बता देता हूं, दिस इज ट्रेपीजियम, दिस इज ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू में क्या आ जाएगा, हाइट। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। इसका एरिया क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और इसका एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बहुत अच्छे तरीके से हम निकाल सकते हैं इनका एरिया। बट अगर मान लो
अगर मान लो मेरे पास कुछ इस उबड़ खाबड़ सा एरिया आ जाता है इस तरीके से, क्या आप लोग ये एरिया निकाल पाओगे? नहीं सर, ये तो शेप ही नहीं बन रही। ये कौन सी शेप है भाई? अब ये कैसी ऊपर नीचे जाती हुई शेप है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? हमें तो पता नहीं इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो यही तो हमने बताना है आप लोगों को। भाई देखो, ये क्या हो रहा है? ये तो कांस्टेंट चल रहा है, सीधा चल रहा है, सीधा चल रहा है, सीधा चल रहा है, लेकिन ये तो ऐसे घूमता फिरता टेढ़ी मेढ़ी कर्व में जा रहा है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कर्व में ब्रेक डाउन करता हुआ जा रहा है। तो भाई इसका एरिया तो निकाल नहीं सकते। अब इसका एरिया कैसे निकाले सर? इसका एरिया निकलता है इंटीग्रेशन का यूज करके। तो इंटीग्रेशन इज यूज टू कैलकुलेट, इट इज यूज टू कैलकुलेट, ये क्या कैलकुलेट करने के काम आता है? यूज टू कैलकुलेट वेरिएबल एरियाज या वेरिएबल क्वांटिटीज। कोई भी वेरिएबल क्वांटिटीज होंगी, यू कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। आप इसको इंटीग्रेशन का यूज करके निकाल सकते हो। या एक बहुत बड़ी चीजों को निकालना हो ना, छोटी चीजों को निकालने के लिए डेरिवेटिव करोगे, और बड़ी चीजों को निकालना हो तो इंटीग्रेशन करोगे। उल्टा प्रोसेस चलता है, उल्टा प्रोसेस। ये वेरिएबल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल क्वांटिटीज को, जो चीजें वेरी कर रही है। अब सर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? वैसे यार अगर इंटीग्रेट करने का मतलब हम देखें, भाई हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम मिक्सिंग कर रहे हैं। देखो क्या होता है भाई, हम भी कई लोग ना क्या करते हैं, अपनी वीडियोस के अंदर इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या होता है? हम दूसरों के प्रोडक्ट को अपने वीडियोस के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, यहां भी वही मतलब है। इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। सर किसको इकट्ठा करना? अब ये वेरिएबल एरिया, इसको कैसे निकाल ले ये बताओ ना सर। क्या बातें बता रहे हो? वेरिएबल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, हमें ये एरिया बताओ, हमारा मतलब इस एरिया से है। तो इस एरिया को निकालने के लिए ऐसा सच मुझे भी कोई रूल नहीं पता है। मैं तो क्या करूंगा, इसको एक छोटा सा पोर्शन उठा लेता हूं, इसका एक स्मॉल स्ट्रिप उठा लेता हूं, इसका ये स्मॉल स्ट्रिप उठाया, और इस देखो फिर बता रहा हूं, स्मॉल स्ट्रिप है। अगर स्मॉल स्ट्रिप है ना तो इसका थिकनेस बहुत छोटा होगा। अगर थिकनेस बहुत छोटा है तो इसको लिख दिया dx। सर ये d क्यों लिखा? ये d, अरे भाई छोटा है ना तो छोटे को तो d लिखा जाता है। इसकी थिकनेस को dx लिख दिया और इसकी लेंथ को y लिख दिया, इसकी लेंथ को y लिख दिया। अब यार सबको देखते ही पता चल गया होगा भाई, ये जो छोटी सी स्ट्रिप आ रही है ना, इस छोटी सी स्ट्रिप का जो शेप है वो रेक्टेंगल है। हम इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया तो निकाल सकते हैं। छोटी सी स्ट्रिप का एरिया भी छोटा होगा, दैट्स व्हाई आई विल राइट दिस एज dA। इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया भी क्या होगा? dA होगा, क्योंकि ये एरिया बहुत छोटा है, क्योंकि स्ट्रिप छोटी है। और ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए क्या लगाएंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और इसकी लेंथ किसके बराबर है? ये देखो y के बराबर। ये लेंथ इसकी y के बराबर है, यहां पे लेंथ इसकी y के बराबर है, और इसकी ब्रेड्थ किसके बराबर है? dx के। तो यहां पे छोटा एरिया किसके बराबर हो जाएगा? y dx। ठीक है सर, मान लिया, आपकी मान ली, छोटा सा एरिया निकाल लिया। लेकिन पूरा कैसे निकाल ले भाई? ऐसी जितनी भी छोटी छोटी स्ट्रिप है ना, मान लो स्ट्रिप यहां पे भी हो सकती है, मान लो स्ट्रिप यहां पे भी हो सकती है, मान लो स्ट्रिप यहां पे भी हो सकती है। जितनी भी छोटी स्ट्रिप्स हैं, इन सारी स्ट्रिप्स को इकट्ठा कर दो, इन सारी स्टेप्स को इकट्ठा कर दो। और इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन कर दो। इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन कर दो। और इंटीग्रेशन का सिंबल जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ये आप इसके आगे ऐसा साइन बना दो, ये इंटीग्रेशन है। मतलब आप छोटे छोटे एरिया को इंटीग्रेट कर रहे हो, छोटे छोटे एरिया को इकट्ठा कर रहे हो, तो टोटल एरिया आ जाएगा। छोटे छोटे एरिया को इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेशन का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। छोटे छोटे एरिया को इंटीग्रेट करा तो टोटल एरिया आ गया। छोटे छोटे एरिया को इंटीग्रेट करा तो टोटल एरिया आ गया। क्या ये बात क्लियर है? अगर आपने वेरिएबल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, यू नीड टू यूज इंटीग्रेशन, डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होगी। अगर आपने ये एरिया निकालना है तो आपको छोटी छोटी स्ट्रिप उठानी होगी, छोटी स्ट्रिप का एरिया निकाल के इंटीग्रेट करोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। इंटीग्रेशन कैसे होता है ये मैं बताऊंगा, इंटीग्रेशन कैसे होता है ये मैं बताऊंगा। क्या ये बात क्लियर है? इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट वेरिएबल क्वांटिटीज, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट लार्ज अमाउंट। How I will use integration? I will consider a small strip. मैं एक छोटा स्ट्रिप कंसिडर करूंगा, छोटे स्ट्रिप के लिए कैलकुलेशन करूंगा, फिर उसको इंटीग्रेट करूंगा। छोटे स्ट्रिप के लिए कैलकुलेट करूंगा और फिर उसके लिए इंटीग्रेट करूंगा। क्या ये बात क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू यू? जल्दी से बता देना कमेंट सेक्शन में क्या चीजें समझ आ गई। डेरिवेटिव इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्मॉल क्वांटिटी, इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट वेरिएबल क्वांटिटी। हाउ टू परफॉर्म इंटीग्रेशन? बाय कंसीडरिंग अ स्मॉल स्ट्रिप, बाय कंसीडरिंग अ स्मॉल स्ट्रिप वी विल कैलकुलेट स्मॉल क्वांटिटी, देन इंटीग्रेट दैट स्मॉल क्वांटिटी। सारी स्मॉल क्वांटिटी इकट्ठी कर दो, यू विल गेट द टोटल एरिया, यू विल गेट द टोटल एरिया। नाउ आज सिखाएंगे भी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है जी?
थोड़ा सा गला खराब है यार, इसलिए बार बार पानी पीना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो शूट करते हुए हम आपको बहुत हेल्प करने की कोशिश करेंगे, बढ़िया तरीके से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी अब। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, क्या था अब यार, इंटीग्रेशन ना दो तरीके के होते हैं। इंटीग्रेशन दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है इनडेफिनिट। क्या फर्क होता है बताया जाएगा। एक होता है इनडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट। एक होता है डेफिनिट। क्या फर्क है आज बताएंगे। पहले आ जाओ सीखते हैं इंटीग्रेशन कैसे करना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है, मान लो किसी भी फंक्शन का, मान लो टी रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dt। पहली तो बात सुनना, ये इंटीग्रेशन का साइन है। इंटीग्रेशन करना किसका, टी रेज़ टू पावर n का। किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में। और t देखो ये फंक्शन ऑफ t है, इसके अंदर t आ रहा है। अगर इसके अंदर t आ रहा है ना, तो इसका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में किया जा सकता है। इसका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में किया जा सकता है, किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते। अब ये डेरिवेटिव से उल्टा है भाई। डेरिवेटिव क्या करता था, छोटी क्वांटिटीज कैलकुलेट करता था। इंटीग्रेशन बड़ी क्वांटिटीज कैलकुलेट करता है, मतलब उल्टा चलता है। अगर ये उल्टा चलता है तो जनाब इसका इंटीग्रेशन भी उल्टे तरीके से होगा। वहां पे पावर एक कम हुई थी, यहां पे पावर को बढ़ाया जाएगा। यहां पे पावर को बढ़ाया जाएगा, वहां पे पावर को मल्टीप्लाई किया था, यहां पे पावर को डिवाइड किया जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पे जितनी पावर है उसके अंदर 1 ऐड कर दो, जितनी भी पावर है ना उसके अंदर 1 ऐड कर दो, और जो पावर आएगी उससे डिवाइड कर दो। समझ रहे हो। अब ये एग्जांपल बताते हैं, लेकिन ये प्लस सी लगाना जरूरी है। अगर लिमिट्स ना लगी हुई, अगर यहां पे कुछ ऐसा होता है लिमिट दी होती है, अभी यहां से यहां तक इंटीग्रेशन करना है, अगर लिमिट्स नहीं दी होती तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। अगर लिमिट्स नहीं दी होंगी तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। और इनडेफिनिट इंटीग्रल में ये प्लस सी जरूर आएगा। इस प्लस सी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए आपको कंडीशन गिवन होंगी, उस कंडीशन के हिसाब से आप वैल्यू निकाल सकते हो। आने वाली क्लासेस में आपको बताया जाएगा कैसे वैल्यूज निकालनी है। याद रखना, पावर एक इंक्रीज होगी, इंक्रीज पावर से डिवाइड करेंगे। और अगर लिमिट्स नहीं लगी हुई तो प्लस सी लगाएंगे, लिमिट्स नहीं लगी हुई तो प्लस सी लगाएंगे। और इस प्लस सी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एंड दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ कंडीशन व्हिच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी, अदरवाइज हम इसको एज इट इज सी छोड़ के जाएंगे। ठीक है, मान लो टी रेज़ टू पावर 3 का इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू dt। यही बताया, जो पावर है उसके अंदर इंक्रीज कर दो। 3 है तो क्या बना दोगे, 4। डिवाइड किससे होगा, 4 से, और प्लस सी आंसर आ जाएगा। टी रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी, बिल्कुल बेसिक वही है। अगर मान लो इंटीग्रेशन करना है टी रेज़ टू पावर 2 का विद रिस्पेक्ट टू dt, पावर को इंक्रीज करो। अरे यार 2 के अंदर 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 2 के अंदर 1 ऐड करने से 3 बनेगा ना। टी रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। अगर मान लो टी रेज़ टू पावर 6 का इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू dt, क्या होगा, टी रेज़ टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस सी। जो भी पावर है, जितनी भी पावर है, सबके अंदर एक ऐड करके डिवाइडेड बाय द इंक्रीज पावर। मान लो मुझे इंटीग्रेशन करना है सिर्फ टी का। अब सर समस्या होगी, यहां पे तो टी की पावर है ही नहीं, और आपको बता चुका हूं अगर टी की पावर नहीं है तो मतलब टी की पावर 1 है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। टी की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। सीधी सी बात, पावर इंक्रीज करो, इंक्रीज पावर से डिवाइड करो। अगर मान लो मुझे इंटीग्रेट करना है टी रेज़ टू पावर लेट इट बी टी रेज़ टू पावर 4 का विद रिस्पेक्ट टू dt, किया तो नहीं टी रेज़ टू पावर 4 का, नहीं करा, तो क्या हो जाएगा, टी रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 विद रिस्पेक्ट प्लस सी, प्लस सी। ठीक है, टी रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। अगर मान लो मुझे इंटीग्रेशन करना होता 2 टी रेज़ टू पावर 3 का, फिर वही बात, कांस्टेंट आ गया। तो भाई इंटीग्रेशन कांस्टेंट का नहीं करना, इंटीग्रेशन सिर्फ वेरिएबल का होता है, कांस्टेंट का नहीं होता। तो हमें क्या करना होगा, इस कांस्टेंट को एज इट इज रखना होगा, इंटीग्रेशन इसका किया जाएगा। टी रेज़ टू पावर 3 का क्या होगा, टी रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, जब आपको क्वेश्चन करने की फॉर्म में आएंगे तो आप कर सकते हो। फिर बोल रहा हूं, अगर मान लो 3 टी रेज़ टू पावर 2 का इंटीग्रेशन करना होता, इस कांस्टेंट को एज इट इज रखा जाएगा, इस कांस्टेंट को एज इट इज रखा जाएगा। टी रेज़ टू पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस सी। कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज, कांस्टेंट को एज इट इज रखा जाएगा। आप इंटीग्रेशन किसका करोगे, सिर्फ वेरिएबल्स का। मान लो मुझे इंटीग्रेशन करना होता 5t का विद रिस्पेक्ट टू dt, 5t का विद रिस्पेक्ट टू dt। 5 इज अ कांस्टेंट, विल रिमेन एज इट इज। 5 कांस्टेंट है, ऐसे ही रखेंगे। टी रेज़ टू पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। टी रेज़ टू पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। क्या ये बात क्लियर है, अच्छे से क्लियर है ये। चलो आ जाओ फिर। अब अगर मान लो सिर्फ dt का इंटीग्रेशन करना होता है, सर ये कैसे होगा, यहां पे तो t है ही नहीं,
यहां पे तो इसके साथ कुछ t है ही नहीं। अगर यहां पे t नहीं पड़ा हो तो इसका मतलब t की पावर कितनी है, 0। यहां पे t नहीं पड़ा हुआ, इसका मतलब t की पावर कितनी है, 0। और अगर t की पावर 0 है तो भाई ये बन जाएगी t⁻1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस c। अब इंक्रीज करना है, डेरिवेटिव में पावर आगे पावर एक कम, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ाओ और पावर से डिवाइड करो, और पावर से डिवाइड करो। अब मान लो इंटीग्रेशन करना होता 2 का विद रिस्पेक्ट टू dt, यहां पे तो t पड़ा ही नहीं हुआ, यहां पे तो t पड़ा ही नहीं हुआ, मतलब t की पावर 0 है, तो 2 को एज इट इज रखो t⁻1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस c, t⁻1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस c। क्या ये बात क्लियर है? बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। ठीक है, तो भाई प्लस सी लगाना जरूरी है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना जरूरी है। अगर कहीं पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाय चांस रह जाता है तो तुम लोग लगा लेना। ठीक है भाई, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है बता दिया। पावर इंक्रीज पावर से डिवाइड कर देंगे। चलिए आइए फटाफट से, हम अब क्या करना है, वी नीड टू इंटीग्रेट 1/t²। सर अब नीचे आ गया, फिर समस्या होगी। अच्छा 1/t² था तो भाई पावर नीचे तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता। इंटीग्रेशन करने के लिए पहले इसको ऊपर लेके जाओ, -2 बनेगा। अब जब ये -2 बनेगा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको पावर के अंदर इंक्रीज करना और इंक्रीज पावर से डिवाइड करना है। -2 के अंदर 1 ऐड करोगे तो क्या बचेगा, -1। तो क्या बचेगा, t⁻1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c। ये आंसर आ गया। अब मान लो आपने इंटीग्रेशन करना होता 1/t⁴ का, ये मैथमेटिक्स के प्रूव्स हैं सारे। t⁻⁻4 का इंटीग्रेशन करना है और इसका आंसर क्या होगा, t⁻³ डिवाइडेड बाय -3 प्लस c, डिवाइडेड बाय -3 प्लस c। क्या ये बात क्लियर है? पावर के अंदर इंक्रीज करो, इंक्रीज पावर से डिवाइड करो, कांस्टेंट को एज इट इज रखो, और उसके बाद इंटीग्रेशन करना हो तो सिर्फ वेरिएबल का करना। लेकिन ये काम भी आपने न्यूमरेटर में करने हैं, डिनोमिनेटर में नहीं करने, डिनोमिनेटर में नहीं करने। क्या ये बात क्लियर है? दिस इज द बेसिक इंटीग्रेशन, दिस इज द बेसिक इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये बेसिक इनडेफिनेट इंटीग्रल है, विल गो फॉर डेफिनेट इंटीग्रल नाउ। बढ़िया से आपको बताएंगे ये डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। आइए देखिए जरा, अब बात करता हूं डेफिनेट इंटीग्रल की। क्या फर्क रहेगा इंटीग्रल जो अभी हमने पढ़ा और अब वाले इंटीग्रल में? अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, करना वैसे ही है, t⁻2 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dt, बट लिमिट गिवन होगी क्वेश्चन में 2 से 3। ये चीज क्वेश्चन में गिवन होगी, 2 से 3 जाना है, 1 से 2 जाना है, 1 से 4 जाना है, 1 से 5 जाना है, 1 से 7 जाना है, सब गिवन होगा। ठीक है, अगर लिमिट गिवन आ जाती है तो कौन सा होगा, डेफिनेट, अदरवाइज कौन सा होगा, इनडेफिनेट। तो इंटीग्रेशन करने की टेक्निक वही है, t⁻2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁻3 डिवाइडेड बाय 3। फिर सिंपल ब्रैकेट यूज करोगे, इंटीग्रेशन और dt हट जाएगा, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था कर दिया। एक तो इंटीग्रेशन का साइन हटा दो और dt हटा दो। ये हटाने के बाद इसकी जो लिमिट्स हैं उसको राइट साइड में लिखा जाएगा ब्रैकेट के, 2 से लेके 3 तक। और अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल था तो प्लस सी आ रहा था, इनडेफिनेट इंटीग्रल था तो प्लस सी आ रहा था। डेफिनेट में जहां पे लिमिट गिवन होंगी वहां पे प्लस सी नहीं लगाना, वहां पे प्लस सी नहीं लगाना, समझ गए? t⁻3 डिवाइडेड बाय 3, 2 से लेके 3 तक इंटीग्रेशन, प्लस सी नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब मैं आपको थोड़ा सा याद करने का मेथड बताता हूं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले t की जगह ऊपर वाली वैल्यू पुट करो, पहले t की जगह ऊपर वाली वैल्यू पुट करो, तो मतलब 3 पुट करना है, 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करो, माइनस में t की जगह 2 पुट करो, 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। दिस इज 27/3 माइनस 9/3, सॉरी माइनस 8/3, माइनस 8/3, द आंसर विल बी 19/3, आंसर आ गया। ठीक है, तो भाई याद रखना, डेफिनेट में आपको लिमिट गिवन होंगी, और जब लिमिट गिवन होंगी तो प्लस सी नहीं लगाना है, और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है। मान लो मुझे इंटीग्रेशन करना होता t⁻, या 2 इंटू टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt फ्रॉम 1 to 3। 2t का इंटीग्रेशन, 2t नहीं है, टैप नहीं है ये, इट इज 2 इंटू टी, 2 इंटू टी का इंटीग्रेशन करना है। देखो कांस्टेंट को तो एज इट इज रखेंगे, कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे। इंटीग्रेशन किसका होगा, t का, t⁻1 है तो कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 2। कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 3 तक इंटीग्रेशन करना है, 1 से लेके 3 तक इंटीग्रेशन करना है। तो भाई ये 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल आउट। इंटीग्रेशन किसका, अब ये इसके अंदर लिमिट पुट की जाएगी। पहले कौन सी लिमिट पुट होती है, अपर लिमिट। अगर अपर लिमिट पहले पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर होगा माइनस 1 का स्क्वायर होगा,
3 का स्क्वायर होगा माइनस 1 का स्क्वायर होगा, तो आंसर क्या होगा 9 माइनस 1 दैट इज 8। तो भाई इतना ही आसान है, पावर इंक्रीज करो, इंक्रीज पावर से डिवाइड करो और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। क्या चीजें क्लियर है भाई? इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? वेरिएबल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने के लिए। कैसे करते हैं? छोटी स्ट्रिप उठा के उसका एरिया निकालते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। और किसी टर्म का इंटीग्रेशन करना आ गया तो कैसे करेंगे? पावर इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज पावर से डिवाइड करेंगे, पावर इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज पावर से डिवाइड करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? चलिए आइए फटाफट से एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो मुझे इंटीग्रेशन करना है t⁻³ का विद रिस्पेक्ट टू dt और इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक। फिर से लिमिट आ गई सर, ये लिमिट आ गई तो बहुत आसानी से इंटीग्रेशन t⁻³ से क्या हो जाएगा t⁻4 डिवाइड किससे होगा 4 से। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी 1 से लेके 2 तक। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी 1 से लेके 2 तक। कैसे करें सर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले 2 पुट करते हैं, 2⁻4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1⁻4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या बनेगा 16 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/4। द आंसर विल बी 15/4। द आंसर विल बी 15/4। क्या ये बात क्लियर है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन, फिर से 2 क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद इस वीडियो को रैप अप करेंगे, खत्म करेंगे। 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन करना है, t² प्लस 5t विद रिस्पेक्ट टू dt। फिर 2 से लेके 3 तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दैट इज 2t प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू dt। आइए फटाफट से इंटीग्रेट करते हैं 2 छोटे छोटे से क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या था t⁻2 थी, तो क्या बनेगा t⁻3 डिवाइड किससे करेंगे 3 से। यहां पे 5 तो कांस्टेंट है और t की पावर 1 है, तो t⁻2 होगा डिवाइडेड बाय 2 होगा। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी 1 से लेके 2 तक। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी 1 से लेके 2 तक। पहले अपर लिमिट, पहले सबकी जगह जितना भी t दिख रहा है 2 पुट कर दो। 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 5 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस, यहां पे नेगेटिव लगेगा क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस में 1 पुट करेंगे। अब जब 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 5 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आंसर क्या होगा इधर से 8/3 और प्लस ये कैंसिल होके 10। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस में क्या आएगा 1/3 प्लस 5/2। द आंसर विल बी 3, ये कुछ अराउंड 38/3, 38/3 माइनस इसका एलसीएम 6 आएगा, इसका एलसीएम 6 आएगा और ये 2 प्लस 15 ना, आंसर विल बी 38/3 माइनस 17/6। ठीक है, इसका एलसीएम फिर से 6 आएगा और ये 76 माइनस 17 हो जाएगा। दिस विल बी आई थिंक 59/6। जो भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो यार थोड़ी थोड़ी माफ कर देना यार, थोड़ी थोड़ी माफ कर देना। ठीक है, अब ये तुम्हारा है HW। देखो यहाँ पे t की पावर 1 है, यहाँ पे t की पावर 0 है, तो 2 को एज इट इज रखना और t की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 5। होमवर्क तो सारा कुछ बता दिया, ये तुम्हारा होमवर्क है। और होमवर्क इन द सेंस आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना। ये मैथमेटिकल टूल्स, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट इसके बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो भाई ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। फटाफट से राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सबके साथ शेयर कर दो। वी आर कमिंग विद द क्लास 11 सीरीज, मतलब जितना हो सकता होगा अपनी तरफ से वीडियोस डाले जाएंगे और आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। नाउ विल मीट यू इन दी नेक्स्ट सेशंस। आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले सेशंस में।